नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं आपका अपना सिद्धांत सर, आपके सपनों को उड़ान के साथी, जहां पर आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी। अभी तक हम लोगों ने कितने लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं? 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, बेसिक सा। तो अभी हम चैप्टर का जो नाम है केमिकल कैनेटिक पढ़ रहे थे। केमिकल कैनेटिक में हम लोगों ने वेग के आधार पर अपक्रियाओं को देखा था। वेग के आधार पर अपक्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया उत्तम? 3 भागों में। पहला कौन सा? तीव्र अपक्रिया। दूसरा कौन सा? अतिमंद अपक्रिया। और दूसरा कौन सा? मंद अपक्रिया। ठीक है, पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा। हाँ, तो हमने ये बात आपको बताया था कि जो हमारा तीव्र अपक्रिया है, तीव्र अपक्रिया जो है ये हमारे सिलेबस का नहीं है। पहला तीव्र अपक्रिया हमारे सिलेबस का नहीं है। ऐसी अपक्रियाएं जो कुछ सेकंडों में ही पूरा हो जाती हैं उसे तीव्र अपक्रियाएं कहते हैं। इसके वेग को ज्ञात नहीं किया जा सकता। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको? दूसरी जो टॉपिक मैंने आपको क्लियर किया था उसका नाम क्या था? अतिमंद अपक्रिया। अतिमंद अपक्रिया। अतिमंद अपक्रिया के बारे में आपको मैंने क्लियर कर दिया था। अतिमंद अपक्रिया भी हमारे सिलेबस का नहीं है। तो हमारे सिलेबस का कौन सा है? तीसरा वाला है। कौन सा? मंद अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया? मंद अपक्रिया हमारे सिलेबस का है। कौन सा अपक्रिया हमारे सिलेबस का है? मंद अपक्रिया। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमें वेग को ज्ञात करना आना चाहिए। अगर हमें वेग को ज्ञात करना नहीं आया तो हमारा कोई जवाब ही नहीं निकलेगा केमिकल कैनेटिक में। केमिकल कैनेटिक का सिंपल सा मतलब है वेग को ज्ञात करना आना चाहिए, वेग को निकालना आना चाहिए। तो यहां पे क्यों नहीं निकाल सकते वेग को? क्योंकि 1 सेकंड के अंदर में ही पूरी हो जाती है रिएक्शन। जब 1 सेकंड के अंदर में सारी रिएक्शन हो जाएगी तो यहाँ पे हम वेग को कैसे निकाल सकते हैं? दर को कैसे निकाल सकते हैं? रेट को कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे अतिमंद में क्या, कई साल में ये रिएक्शन पूरी होगा। कई साल में रिएक्शन पूरा होगा। जब कई साल में रिएक्शन पूरा होगा तो क्या इसके वेग को निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। सिंपल सा मतलब है हम यहाँ पर वेग को नहीं निकाल सकते। यहाँ पे भी हम लोग वेग को नहीं निकाल सकते, वेलोसिटी को नहीं निकाल सकते। वेग बोल लो या रेट बोल लो, रेट बोल लो या वेलोसिटी बोल लो, सभी एक ही बातें हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हो आप? वेग को निकाल सकते हो। इसी वजह से यही हमारे सिलेबस का है, यही हमारे सिलेबस का है। हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है? केवल और केवल मंद अपक्रिया के बारे में पढ़ना है। हमारे सिलेबस में किसके बारे में पढ़ना है? केवल कौन सी अपक्रिया के बारे में? मंद अपक्रिया के बारे में। क्यों मंद अपक्रिया के बारे में पढ़ना है? क्योंकि मंद ही अपक्रिया का हम लोग वेग निकाल सकते हैं। कौन सी अपक्रियाओं का केवल हम लोग वेग निकाल सकते हैं? मंद अपक्रियाओं का ही हम लोग केवल वेग निकाल सकते हैं। इसी वजह से हमारे चैप्टर में केवल और केवल हमको कौन सा चैप्टर कौन सी टॉपिक पढ़ाना है? ध्यान देना है मंद अपक्रिया के बारे में। अच्छा, इस चैप्टर में अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, 2 चीजें याद रखनी है। एक आपको याद रखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अपक्रिया। दूसरा जो आपको याद रखना है प्रथम कोटि अपक्रिया। दूसरा कौन सा याद रखना है? प्रथम कोटि अपक्रिया। प्रथम कोटि अपक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और शून्य कोटि अपक्रिया। अगर इन दोनों को अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया और इनका डेरिवेशन सही तरीके से आपने अप्लाई कर दिया, मान के चलिए कि इस चैप्टर से 5 नंबर फिक्स रहता है। इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? 5। और ये मान के चलिए 4 नंबर में, ये 3 नंबर में, ये दोनों आपको मिलेंगे। इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, इनसे रिलेटेड एक ऑप्शन में मिल जाएगा प्रथम कोटि अपक्रिया का सूत्र क्या होता है। तो ये 2 के दोनों हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये दोनों बता चुका हूं? नहीं बता चुका हूं? बता चुका हूं। बहुत अच्छे डेरिवेशन कराया हूं। प्रथम कोटि अपक्रिया का डेरिवेशन कितना टफ था बुक में, लेकिन मैंने कितना आसान तरीके से डेरिवेशन करके दिखाया था। ठीक है, और बहुत सारे सवाल भी हमने लगाए हैं, सवाल बहुत ज्यादा लगाए हैं। जेईई मेंस के जितने भी क्वेश्चन है हमने सारे क्वेश्चन आपको दिखाए कि इस तरीके क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट भी किया। समझ में आ रहा है ना? तो आते हैं यहाँ पे मंद अपक्रिया के बारे में हमने पढ़ा था। मंद अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अपक्रियाएं जो कुछ मिनटों या घंटों में ही पूर्ण हो जाती हैं। बोलो। हाँ, जिसके वेग को ज्ञात किया जा सकता है। पूरा ऐसे बोलना, पूरा ऐसे बोलना है। देखो कैसे,
ऐसी अपक्रियाएं जो कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही साथ उनके वेग को ज्ञात किया जा सकता है, उनके वेलोसिटी, उनके रेट को भी ज्ञात किया जा सकता है। उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? मंद रिएक्शन, मतलब स्लो रिएक्शन कहते हैं, स्लो रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आई? क्लियर? समझ में आया? सचिन आया? मंद क्रिया तो कितने प्रकार की क्रियाओं के बारे में पढ़ा वेग के आधार पर? 3। कौन कौन? मंद क्रिया। हमारे सिलेबस में कौन सा है? हमारे सिलेबस में कौन सा है? मंद क्रिया हमारे सिलेबस में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग वेग को ज्ञात कर सकते हो, बाकी सब में वेग को नहीं ज्ञात कर सकते। समझ में आया? बात समझ में आई? आइए, तो पहला जो हेडिंग यहाँ पे बनाना है आपको, अपक्रिया का दर या वेग किसे कहते हैं? अपक्रिया का दर या वेग किसे कहते हैं? पहली हेडिंग क्या बनाना है? लिखना नहीं है, केवल समझते चलो। आप लोग तो लिख चुके हो ना, सारी चीजें पढ़ चुके हो, तब क्यों लिखना है? बस इसका मतलब ये है कि जो पढ़ रहे हैं हमारे साथ ऑनलाइन, जो देख रहे हैं, वो लोग क्या करें, हेडिंग बना लें, अपक्रिया की दर या वेग। अपक्रिया की दर या वेग, रेट ऑफ रिएक्शन इसे बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, यहां पर दर या वेग माने एक ही चीज होता है। एक बेसिक सा फंडा पहले क्लियर कर देता हूं। अगर कभी किसी के बीच में या लग जाए या अथवा लग जाए, इन सब का अलग अलग अंतर, और लग जाए, इन सब का अंतर अलग अलग होता है, एंड लग जाए, एवं लग जाए, अगर ऐसी चीजें कहीं पे आपको दिखती हैं, इन सब का अपना अपना एक योगदान है। अथवा का मतलब इसको छोड़ के आप इसको भी कर सकते हो, दोनों में से कोई ना कोई एक, दोनों में से कोई ना कोई एक। अगर या लग गया, या का मतलब इसका भी मतलब ये भी है, इसका मतलब ये भी है, दोनों को करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? या मतलब किसी एक को लेकर चलना पड़ेगा, किसी एक को लेकर चलना पड़ेगा। जैसे यहां पे लिखा है दर या वेग, या का मतलब दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब क्या है? एक है। लेकिन अथवा में क्या होता है? दोनों का मतलब क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। अगर और लिखा है, जैसे सीता और गीता, दोनों में अलग अलग डिफरेंस पैदा करने के लिए और यूज करते हैं, और एंड भी वही यूज करते हैं। ठीक है, एंड उसी लिए यूज किया जाता है, एवं भी उसी के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसी चीजें अगर आपके सामने आ जाए, अगर या लगा दिया गया, तो कॉमन सेंस यूज करना, मतलब दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। तो वेग या दर बोल दो, दो के दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। दो के दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, क्या होगा? तो शुरू करते हैं। तो पहले बताओ अपक्रिया बनती कैसे है? अपक्रिया बनती कैसे है? अभिकारक और उत्पाद से मिलकर अपक्रिया होती है। अपक्रिया बनता कैसे? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से मिलकर ये अपक्रिया पूरी होती है। मतलब मैंने कहा कि जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, A प्लस बी मिलकर हमारे पास C बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? A प्लस बी मिलकर क्या बन जाते हैं? C बन जाते हैं। A प्लस बी मिलकर क्या बन जाते हैं? C बन जाते हैं। तो यहां पर A प्लस जो B है, इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। रिएक्टेंट क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और ये क्या होता है अपना? ये होता है उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अभिकारक का मतलब क्या है? अभिकारक केवल और केवल रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेते हैं। इसका मतलब क्या है? रासायनिक अपक्रियाओं में केवल भाग लेना। केवल भाग लेना। भाग का मतलब ये नहीं भाग जाना छोड़ के रासायनिक अपक्रिया। भाग का मतलब पार्टिसिपेट करना। क्या करना? पार्टिसिपेट करना। जो केवल रासायनिक अपक्रियाओं में केवल क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। अब पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है? एक सपोज करो, एक चीज एज्यूम करो, तुमने एक गिलास लिया। क्या लिया? एक गिलास लिया। क्या लिए? एक तुमने गिलास लिया। ठीक है, इस गिलास में तुमने डाला पानी। इस गिलास में तुमने क्या डाला? पानी डाला। जैसे ही तुमने पानी डाला, ठीक है, अब तुमने चीनी डाला। क्या डाला? चीनी डाला। अब तुमने नींबू निचोड़ दिया। क्या निचोड़ दिए? नींबू निचोड़ दिए। अब पूरा प्रोडक्ट बना क्या? अब बन गया ये, इसको चम्मच से घुमा दिए थोड़ा सा, बन क्या गया?
ग्लूकोज कहां से बनेगा? शरबत बनेगा। कह रहा ग्लूकोज बन गया। अरे पगलू, ग्लूकोज नहीं बनेगा, शरबत बनेगा। देखो मैंने क्या किया, इसमें पानी डाला, चीनी डाला और नींबू गाड़ दिया, नींबू गाड़ दिया, इसमें बना क्या? ये शरबत बन गया ना। तो सिंपल सी बात है, यहां पर हमारे अभिकारक के रूप में, पहले इसको रख देते हैं तब, हमारे पास यहाँ पे अभिकारक के रूप में कौन कौन चीजें थी? पानी था, चीनी था और क्या था? नींबू था। पानी था, चीनी था, नींबू था। क्या क्या चीजें थी? पानी था, चीनी था, नींबू था। अब बना क्या इससे हमारा? शरबत। क्या बन गया? ऐसी बात नहीं, तुम्हें शरबत बनाना सिखा रहे हैं, समझा रहा हूं। तो मतलब केवल और केवल ये लोग पार्टिसिपेट किए, ये लोग केवल और केवल क्या काम किए? पार्टिसिपेट करने का काम किए। नींबू, चीनी, पानी ने केवल और केवल क्या किया? पार्टिसिपेट किया। क्या बनाने के लिए पार्टिसिपेट किया? शरबत को बनाने के लिए पार्टिसिपेट किया। तो अगर एक बात में बोला जाए, अभिकारक किसे कहते हैं? जो रासायनिक क्रियाओं में केवल और केवल भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्या शरबत कहां से बोलेंगे? उसे अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। या इसे बोलते हैं, एक और नाम देते हैं, क्रियाकारक। क्या नाम देते हैं हम लोग? एक और नाम, क्रियाकारक। क्या नाम देते हैं? क्रियाकारक। क्या नाम देते हैं? क्रियाकारक। क्या नाम देते हैं? क्रियाकारक। ठीक है। रिएक्टेंट बोल लो, रिएक्टेंट अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। उत्पाद को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। उत्पाद को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। समझ में आया? जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो फाइनली बनता है, इन लोगों को पार्टिसिपेट करने से इनसे जो बनता है चीजें, उसे क्या बनते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। इसको मैंने कहा क्रियाकारक, तो इसको क्या बोल सकता हूं? क्रियाफल। क्या बोल सकता हूं? क्रियाफल। एक और नाम है, याद रख लो, ज्यादा सही है, क्रियाफल। मतलब मिला क्या? यहां पे तुमने क्रिया किया, यहां पे तुम्हें क्या मिला? फल। भाई तुम जितना मेहनत करोगे पढ़ाई में, उतना ही ज्यादा तो नंबर आएगा। तुम मेहनत ही नहीं की है, तुम सोच रहे हो 100% पा जाएंगे, 58% पा जाएंगे, 55% पा जाएंगे। तुम जितना मेहनत करोगे उसी के अकॉर्डिंग नंबर पाओगे, है कि नहीं शुभम? शुभम तुम जितना मेहनत करो, जैसे शुभम का पेपर चल रहा है, और शुभम जितना मेहनत करेंगे उतना ज्यादा इनका नंबर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो सिंपल सी बात है, तुम जितना क्रिया करो, क्रियाकारक, जितना ज्यादा तुम क्रिया करो उतना तुम्हारा फल मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, जितना तुम बेहतरीन तरीके से काम करोगे उतना अच्छा तुम्हें उत्पाद मिलेगा। समझा रहे नहीं? उसका रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हमें पढ़ना क्या? अपक्रिया की दर या वेग। तो हमें यह पता चल गया, अपक्रिया में केवल केवल दो लोग होते हैं, जिनको बोलते हैं, एक अपकारक बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। लेकिन अपक्रिया की दर निकालनी है, रेट निकालना है, तो हमें उत्पाद से कोई मतलब नहीं है। उत्पाद से कोई मतलब, क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि हमें क्या देखना है? हमें अपक्रिया की दर, इन लोगों की दर की बात करनी है। ये दोनों मिलाए जाएंगे तो किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से इनकी स्पीड रहेगी। तो हमको केवल इन्हीं लोगों की स्पीड के बारे में देखना। ये तो फाइनल प्रोडक्ट बन गया ना। मतलब यहाँ पे नींबू पानी चीनी जब घोला गया, कितनी जल्दी टेस्ट आ गया, मतलब कितनी जल्दी बन गया, शरबत बन गया। तो ये जो कितनी जल्दी शरबत बना, कितनी जल्दी शरबत बना, इसका जो वेग है, जो वेलोसिटी जो है, इसका जो रेट है, यही निकालना है हमें यहाँ पे। समझ आया? यही निकालना है। मतलब यहाँ शरबत बनने में कितना समय लगा हमारे पास, इसकी स्पीड को अगर तौल दिया जाए, इसके वेग को अगर बता दिया, इसके दर को अगर बता दिया जाए, यही क्या कहलाता है? अपक्रिया की दर या वेग। तो अगर एक लाइन में अगर मैं बोलूं, तो अगर मैं एक लाइन में बोलूं, तो अपक्रिया की जो दर अधिकांशता जो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? अभिकारक पे। किस पे डिपेंड करती है? अभिकारक में। तो कहने का मतलब क्या है? समय चाहिए कि नहीं चाहिए? इस पानी, चीनी, नींबू को अगर तुम मिला रहे हो तो कुछ ना कुछ समय के साथ ही तो मिला रहे हो। कितनी जल्दी इसका टेस्ट बनेगा, इसीलिए तुम घोलते रहते हो। तुम देखो, खुद सोचो, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। अगर मीठा नहीं होता, फिर थोड़ा चम्मच डाल के फिर घोलते हो, फिर चेक करके देखते हो सही है मीठा है कि नहीं मीठा है। तो समय डिपेंड करता है कि नहीं करता है? समय डिपेंड करता है ना। आप चीनी डालते हो, उसके बाद घोलते हो, उसके बाद फिर चेक करके देखते हो हाँ मीठा है कि नहीं मीठा है। तो समय डिपेंड करता है, करता है कि नहीं करता है? करता है।
तो आइए इसी बात को हम लोग एक बार में डिफिनीशन अगर लिखना चाहो, लिखो डिफिनीशन इसका, पहले लिखो डिफिनीशन, तुम लिखो सचिन। एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद, एकांक समय में तुमने लिखा है ना, क्या लिखा था? एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या बोल देते हैं हम लोग? होने वाले परिवर्तन को ही क्या बोल देते हैं? अपक्रिया की दर कह देते हैं। क्या बोला था? एकांक समय में, क्या बोला? एकांक, अच्छा लिख देता हूं, बोलो। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अपक्रिया की वेग या दर कहलाता है। समझ में आया? इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? तो डिफिनीशन कैसे बताओगे? एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, कंसंट्रेशन में होने वाला परिवर्तन, मतलब देखो हमने नींबू पानी चीनी डाला, परिवर्तन हो गया, टेस्ट कैसा बन गया? शरबत का टेस्ट बन गया। हर समय में चेंज हो रहा है। पहले अगर तुमने गिलास लिया, गिलास में अगर तुमने क्या डाला? पानी डाला, पानी बाद चीनी डाला, चीनी डालने के बाद क्या होगा? उसका टेस्ट मीठा हो गया। नींबू डाले, थोड़ा ज्यादा नींबू डाल दिया तो खट्टा हो गया टेस्ट। हर समय उसका टेस्ट में परिवर्तन, उसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उस पानी में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं पड़ रहा है? उस गिलास के अंदर जो जल रखे उस जल में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके टेस्ट में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ या ना बोलो सचिन, हो रहा है ना? मतलब पहले तुमने पानी डाला, फिर चीनी डाला, चीनी डालने के बाद टेस्ट कैसा हो गया? मीठा हो गया। अब नींबू डाल दिए, अब ज्यादा नींबू डाल दिए, खट्टा हो गया। थोड़ा कम नींबू डाले अपने स्वाद अनुसार। तो वही चीज है, एकांक समय में, हर समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अपक्रिया की वेग या दर कहलाता है। हर समय में, ऐसे बोल सकते हो, अपने भाषा में बोलो, हर समय में अपक्रिया की दर या अपक्रिया, यहां पे देखो, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, अभिकारक या उत्पाद कंसंट्रेशन, क्या बोलते हैं इसको? कंसंट्रेशन, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही अपक्रिया की वेग या दर कहलाता है। अपक्रिया की वेग या दर कहलाता है। समझ आई बात की नहीं आई? आया सचिन? क्या बोलेंगे? अपक्रिया की दर या वेग को क्या बोलेंगे? एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अपक्रिया की दर या वेग कहलाता है, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अपक्रिया की वेग या दर कहलाता है। इसे छोटे r से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? छोटे r मतलब स्मॉल r, ठीक है? अब तुम छोटा r कैसे लिखेंगे? हाँ नहीं, प्रांजल को हमारी समस्या होती है कैपिटल R और स्मॉल r लिखने में, छोटे और बड़े में इनको दिक्कत होता है। तो अगर इसका कहूँ, अगर आप एक लाइन में कहो इसके बारे में, आप वो लिखो, इसका फार्मूला बना दो। तो हमने क्या लिखा? अपक्रिया या अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, अभिकारक, इसका देखो लिख रहा हूं हम लोग, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, अपान में क्या रख दोगे? समय, अपान में क्या? समय। तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे में समय, इसका क्या हो गया? अपना एक तरीके से फार्मूला हो गया, ठीक है?
अच्छा, यहाँ पे परिवर्तन में समय लगता है, मतलब समय भी चेंज होता रहता है। तुमने पहले थोड़ा डाला, फिर थोड़ा डाला, फिर थोड़ा डाला, ऐसे आप बढ़ा रहे हो नहीं चीजों को। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका सिंपल सा मतलब है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। अगर डेल्टा सी, सी माने होता है कंसंट्रेशन, सांद्रता। सी माने क्या होता है? सी माने सांद्रता, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन है तो इसी कारण इसको किससे लिखते हैं? किससे लिखते हैं? तो हमने क्या बताया, क्रिया की दर या वेग का फार्मूला आपको क्या बताया? डिफिनेशन क्या बताया था? क्या बताया था आपको? एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही अपक्रिया की दर या वेग कहलाता है। तो वही चीज तो लिखा हूं, अपक्रिया अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय के अनुपात को ही क्या कह देते हैं? अपक्रिया की दर या वेग कह देते हैं। तो दूसरा डिफिनीशन देख लो, दूसरा डिफिनीशन कैसे बोल सकते हो? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन तथा अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा समय के अनुपात को अपक्रिया की दर या वेग कहते हैं। समझ में आया? कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? अभिकारक या उत्पाद, देखो यही पूरा देखो, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा समय के, इसको बट्टे को बोलते हैं अनुपात। बट्टे को क्या बोलते हैं? अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। अनुपात को क्या बोल देते हैं? अपक्रिया की दर या वेग कहते हैं। इसे डिनोट कैसे करते हैं? डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। समझ में आया? अच्छा, इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। जो डेल्टा सी होता है, जो सांद्रता होता है, सांद्रता का आप लोग कैसे डिनोट करते हो? सिंपल सी बात है, जब भी सांद्रता को डिनोट करते हो तो सी से डिनोट करते हो। तो इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा? मतलब इस अपक्रिया की दर का मात्रक कैसे निकाल सकते हो? अपक्रिया की दर का मात्रक आप कैसे बता सकते हो? पहले हम लोग एक एक का मात्रक देखेंगे। डेल्टा सी मतलब सांद्रता का मात्रक आप कैसे निकाल सकते हो? सांद्रता के मात्रक को आप कैसे निकाल सकते हो? आपने पढ़ा था मोलरता, पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मोलरता। क्या पढ़ा था? मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। क्या होता है? मोल प्रति लीटर। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। और यहां पे देखो नीचे क्या है? समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड। अब इन्हीं चीजों को अगर हम एक बार में लिख दिया जाए, इन्हीं चीजों को अगर एक बार में लिख दिया जाए तो हम कहेंगे, अच्छा ये टी का है, डेल्टा टी का है। इसी चीजों को अगर एक साथ में लिख दिया जाए तो अपक्रिया की दर या वेग का जो मात्रक होगा कैसे लिखेंगे? मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। अच्छा, यहां पर सेकेंड के नाम मिनट भी लिख सकते हो, अगर चाहो तो ऐसे लिख लो, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स होता है। ठीक है, ये दो के दोनों मात्रक होते हैं। इन दो के दोनों मात्रकों का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं? कैसी अवस्था में? ठोस और द्रव अवस्था में करते हैं। कैसी अवस्था में करते हैं? ठोस और द्रव अवस्था में। ठोस या द्रव अवस्था में हम लोग इसका यूज करते हैं। अधिकांशतः द्रव ही अवस्था में किया जाता है, लेकिन अगर गैस आ गया, क्या आ गया? गैस आ गया। अगर गैसीय अवस्था के लिए अगर उपयोग करना है मात्रक का, गैसीय अवस्था के लिए, गैसीय अवस्था के लिए अगर यूज करना है तो गैसीय अवस्था के लिए कैसे यूज करोगे भाई लोग? बताओ जल्दी से। तो एटम, एटम, एटम लिखोगे। दूसरा क्या लिखोगे? सेकेंड इनवर्स। एटम सेकेंड इनवर्स या एटम मिनट इनवर्स। ठीक है, ऐसे आप चाहो तो लिख सकते हो। तो ये क्या है? गैस के लिए है। और ये किसके लिए मात्रक है? आपका द्रव अवस्था के लिए। केवल द्रवीय अवस्था के लिए हम यूज करते हैं। ठोस तो बहुत कम होता है, अधिकांश बहुत कम ही ठोस होते हैं जो मिल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो ये बात समझ आएगी, नहीं समझ में आया? तो अपक्रिया की दर या वेग से आप क्या समझते हो? किसी को कोई समस्या अपक्रिया की दर या वेग से? तो एक बार फिर से बताओ जल्दी से।
एकांक समय में, बोलो एकांक समय में, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। तुम क्या कर रहे हो बताओ? एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अपक्रिया की दर या वेग कहलाता है। इसे स्मॉल r से प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद दूसरा डिफिनेशन क्या बता सकते हो? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा समय के अनुपात को क्या कह देते हैं? अपक्रिया की दर कहते हैं। स्मॉल r से इसे प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल r बराबर में डेल्टा C अपॉन में डेल्टा t होता है। इसका मात्रक कैसे निकालोगे? कहोगे भैया इसका दो मात्रक आप बता सकते हो। पहला किस अवस्था के लिए? द्रव अवस्था के लिए बता सकते हो, दूसरा गैसीय अवस्था के लिए। जब भी द्रव अवस्था के लिए बताओगे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स या मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। इसको बोलते हैं इनवर्स। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं? इनवर्स। अब यहाँ पे गैसीय अवस्था के लिए क्या यूज कर लेना? एटम। क्या यूज कर लेना? एटम। क्या यूज कर लेना? एटम। समझ में आया इतनी बात? किसी को दिक्कत, कोई समस्या? समझ में आया? सचिन आया? झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहा है। इसको समझ में, अगर ये बता दे तो आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, सचिन अगर बता देंगे तो आगे बढ़ेंगे। सचिन बताओ क्या कहते हैं? अपक्रिया की दर या वेग क्या होता है? ये वीडियो भी देखो भैया के पास जाएगा, तुम्हारे भैया के पास जाएगा। मैं बता दूंगा इतने सेकंड वीडियो देखिएगा। डंडा लिया हूं हाथ में, भाड़ा से मारूंगा। हाँ, अभिकारक आगे एकांक समय अभिकारक या उत्पाद होने वाला परिवर्तन। हाँ हाँ, अपक्रिया की दर या वेग कहलाता है। बहुत अच्छा बता लिए। चलो फिर से एक बार बताओ, लेकिन एक बार फिर से। अरे बताओ ना। एकांक समय में आगे, एकांक समय में अभिकारक या हाँ की सांद्रता में हाँ क्रिया की दर या वेग कहलाता है। हाँ, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। प्रांजल तुम्हें सब कुछ तैयार हो गया? हाँ बता लोगे? आओ सामने आओ, आओ आओ आओ, देखना, देख क्या ना, आओ। चलो चलो प्रांजल अब बताएंगे, ठीक है? सुनना। चलो बताओ क्रिया की दर या वेग क्या होता है? एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद के परिवर्तन के दर, परिवर्तन को तथा परिवर्तन के दर को तथा परिवर्तन के समय के अनुपात को ही अभिक्रिया के दर या वेग कहते हैं। इसको R से डिनोट करते हैं। और बताओ इसका फार्मूला क्या होता है? स्मॉल r बराबर क्या होता है? स्मॉल r बराबर में डेल्टा C अपॉन में डेल्टा t होता है। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक मोल अपॉन में लीटर, मोल अपॉन में लीटर होता है। नहीं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड होता है। सेकंड इनवर्स होता है। सेकंड इनवर्स होता है। ये दो होते हैं ना, एक द्रव अवस्था के लिए होते हैं, दूसरा कौन सा अवस्था? ठोस अवस्था के लिए। गैसीय अवस्था के लिए। गैसीय अवस्था के लिए। गैसीय अवस्था के लिए क्या होता है? एटम सेकंड इनवर्स। क्या होता है? एटम सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स। सेकंड को हटा के आप मिनट भी लिख सकते हो। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। देखो क्या है ना, सबसे बड़ी बात क्या है, ऐसे तो अभी प्रांजल ऐसे बता देंगे, लेकिन सामने आने पे जो धगधगाहट है, जो बड़ी बात है ना, हम भी इतने साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब कैमरे के सामने पढ़ाने की बात आती है ना, अलग सा ही डर लगता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बात अगर गलत कर दिया, कोई गलत शब्द बोल दिया ना, उसको दोबारा रिपीट सीधा नहीं कर सकता हूं। लेकिन बच्चों के सामने अगर कोई चीज गलत कर दिया तो उसको तुरंत बदल के सही कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पे कोई गलती हो गई तो क्या कर सकते हो? उसको एडिट तो नहीं करता हूं। मैं आज तक अपने जीवन में एक भी एडिट पॉइंट नहीं डाला हूं। मेरे सामने जितने बच्चे हैं, मैं अभी देखो एक वीडियो अपलोड हो रहा है, देखेंगे नहीं देखे, इसके आगे वाला हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो हमने अपने जीवन में अभी तक जितने भी मेरे यूट्यूब पे जितने वीडियो पढ़े हैं, है बात सचिन की नहीं है, जैसे पढ़ाते हैं खट से पूरा वीडियो डाल देते हैं। उसमें थोड़ा अटक जाएंगे, थोड़ा सी चीजें हो जाती हैं,
क्या ह्यूमन माइंड है, डर रहता है। अब मैं पीपीटी तो बनाता नहीं हूं कि पीपीटी बना के लिखा हूं सारी चीजें धड़ाधड़ ऐसे पढ़ते चले जाऊं, ये होता है, ये होता है, ये होता है। मैं तो आपको याद कराता हूं ना, तब जाके मैं आगे बढ़ता हूं। जब तक आपको याद नहीं होता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता हूं। जब तक आपको याद नहीं होता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता हूं। इतनी बात समझ में आई। अब क्रिया की दर या वेग किसे कहते हैं, समझ में आया? समझ में आया। अब हेडिंग डालते हैं, औसत दर या वेग किसे कहते हैं। औसत दर या वेग किसे कहते हैं। औसत का मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज रेट किसे कहते हैं, समझ में आया? एवरेज रेट किसे कहते हैं, औसत दर या वेग किसे कहते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं। ये पहले बताओ कितने लोगों को इसमें दिक्कत है? अभी भी किसी को दिक्कत नहीं ना? देखो जीवन में चुनौतियां तो सभी के रहती हैं, बस उस चुनौतियों से लड़ना है। मेरे पास कितनी चुनौतियां इस समय, पैसे के लेकर चुनौतियां हैं, स्मार्ट बोर्ड लगवाना है, कितना ज्यादा मेरे पास लोड है, पैसा कहीं से आने वाला नहीं है, लेकिन हम तब भी लगे हुए हैं ना कहीं तो अरेंजमेंट हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं से चीजें जुगाड़ कर लेंगे, क्योंकि मुझे वास्तव में लगना है लोगों के साथ। शायद आप मुझसे पढ़ रहे होंगे, देखो मैं हमेशा यही चाहता हूं कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो बच्चों को याद हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का ना यार। मुझे पता है कि 90% जो बच्चे होते हैं क्लास कैसे देखते हैं, 90% बच्चे क्लास कैसे देखते हैं, ऐसे फोन ले लेंगे, ऐसे लेटते हुए देखते हैं। अगर वो लेट के भी देख रहा है, अगर सो के भी देख रहा है, कैसे भी देख रहा है, तो वो चीजें क्या हो, बार बार उसके कानों में आवाज पहुंचे, उसको याद हो। क्योंकि अगर याद नहीं होगा तो चीजों का कोई मतलब नहीं है। टॉपिक याद होना चाहिए, रटा रहना चाहिए। जब रटा रहेगा तब जाकर अच्छा कर सकता है। समझ आया कि समझ आया? तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अभी हमने उस दिन डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे कि नहीं पढ़ा रहे थे, तो डिफरेंशिएशन का एक वीडियो मैंने डाला, तो उसके आगे मैंने वीडियो नहीं बना पाए थे। लेकिन इस बार कोशिश रहेगी पूरे संडे के दिन 5 घंटे 4 घंटे जितने घंटे की वीडियो बनेगी, पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया जाएगा। पूरा डिफरेंशिएशन क्लास 12th के बेस पे डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा। मैं सोचा कि लिमिट भी बताया जाए, लेकिन लिमिट आगे आने वाले समय में बताएंगे। पहले अभी अपना जो उद्देश्य है, अपना उद्देश्य क्या है कि हाँ, अवकलन वाले पार्ट को, डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को, जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है, जितने से जितना कठिन से कठिन क्वेश्चन आएगा, हम यहाँ पे ये नहीं कि आपको लिखा दे कि साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। मैं आपको प्रूव करके दिखाया हूं कि क्वेश्चन प्रूव किया हो नहीं प्रूव किया हो, ऐसे मैंने नहीं लिखा है। और मैंने एक प्रूव किया, बाकी 5 आप लोगों ने प्रूव कर लिए। मैंने एक प्रूव किया, बाकी 5 आप लोगों ने प्रूव किया। यही चाहता हूं। तो आपको क्वेश्चन का आंसर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद आ जा रहा है। आपको फार्मूला बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। नहीं तो आप अभी तक क्या करते थे, tan x का क्या होता है सोचते होते पहले खूब देर तक, sec स्क्वायर x, बाद में पीछे पन्ना पलट के देखते थे sec स्क्वायर x। ऐसा ना होने पाए। sec x का क्या होगा, tan x इंटू सेक एक्स, tan x इंटू सेक एक्स। अच्छा, cosec x का क्या होता है, माइनस का cot x इंटू cosec x ना। देखो कितना अच्छे से याद हो जाएगा। अच्छा, cot x का क्या होता है, माइनस का cot माइनस का cosec स्क्वायर x। याद है नहीं याद है? हमने सारी चीजें प्रूफ करके देखा, इसलिए प्रूफ करके देखा क्योंकि जरूरी है। बिना प्रूफ के हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसके प्रूफ करने से आपने 2-3 चीजें और सीख लिया। एक गुणा करना डिफरेंशिएशन का सीख लिया, एक भाग करना सीख लिया। एक गुणा भी करना सीख लिया, दूसरा क्या करना सीख गए, भाग करना। अब देखो क्लास 12 के जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे होंगे, लग रहा है अरे बड़ा आसान लग रहा है। आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? भले मैं मैथ नहीं पढ़ाता, मैथ तो सहजाद सर पढ़ाते हैं, लेकिन आपको समझ में आएगा। मैं तो फिजिक्स के बेस में पढ़ा रहा था चीजें, मैं तो फिजिक्स में चीजें पढ़ा रहा हूं ना। तो अब हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं उसका नाम क्या है, औसत दर या वेग किसे कहते हैं। औसत दर या वेग किसे कहते हैं, औसत दर या वेग, एवरेज रेट। इसमें तो RAV से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, RAV। एवरेज क्या होता है, एवरेज AVERE होता है, ठीक है। एवरेज, औसत दर या वेग किसे कहते हैं। औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब क्या होता है, पहले एक एक पॉइंट को समझते हैं। औसत का मतलब क्या होता है। अगर आपने कभी भी मैथ पढ़ा होगा क्लास 10 तक, अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, तो बार बार आपके सामने औसत चीजें आएंगी। औसत चाल किसे कहते हैं, औसत दर क्या होता है। औसत चाल के बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ा था।
औसत चाल के बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ा था। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो औसत का मतलब क्या होता है, हमें ये देखना पड़ता है कि टोटल लोग कितने लोग हैं। जैसे मैं 10 रुपए बांट दूं इस क्लास में, कितने रुपए बांट दूं, 10 रुपए बांट दूं, ठीक है। अब कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो मुझे कितने रुपए बांटने पड़ेंगे पर बच्चे को। तो मैं देखा 10 रुपए था मेरे पास, कितने रुपए था, 10 रुपए। और क्लास में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, बांटने का औसत कितना आ रहा है, 2, मतलब पर बच्चे को कितने रुपए देना पड़ेगा, 2 रुपए। यही अपना औसत कहलाता है। यही क्या कहलाता है, औसत। समझ में आया, क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। औसत का मतलब क्या है, जैसे तुमने 5 सब्जेक्ट हैं, तुम्हारे क्लास 12 में तुम्हारे कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। इस 5 सब्जेक्ट में तुमने एक में 60 नंबर पाया, एक में 50 नंबर पाया, एक में 40 नंबर पाया, एक में 70 नंबर पाया, एक में 80 नंबर पाया। अब मैं कहूं आपने एवरेज कितना नंबर पाया, जैसे मैं कहूं एक में तुमने 50 पाया, एक में 60 पाया, एक में 70 पाया, एक में 80 पाया, एक में 90 पाया, ऐसे लिख दिया। अब मैं कहूं तुमने औसत नंबर कितना प्राप्त किया, मतलब एक ऐसा नंबर जो हर सब्जेक्ट में तुम इतना ला पाए हो, औसत नंबर। मैंने क्या किया, इन सभी को जोड़ डाला, 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 और डिवाइडेड बाय कितने करना पड़ेगा, कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, कितने सब्जेक्ट थे, 5। अब जोड़ देते हैं इसको, बता कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 9 20, 8 7 15, 20 और 20 15 35, मतलब 350 बटे में कितना, 5। अब 5 से भाग करो, 5 कम 5, 5 सते 35, 70 नंबर का आपका एवरेज था। मतलब हर सब्जेक्ट में आपने औसतन 70 नंबर पाए हैं। भले यहाँ पे आपने 50 नंबर आपको दिख रहा है, 60 नंबर दिख रहा है, लेकिन एक सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर दिख रहा है, 90 नंबर दिख रहा है। दूसरे सब्जेक्ट में कितना दिख रहा है, 80 नंबर। तीसरे सब्जेक्ट में 70 नंबर। तो ये सब मिलकर मैं कहूंगा एक सब्जेक्ट का एवरेज कितना है। सपोजिंग करो एक सब्जेक्ट गायब कर देता हूं, जैसे यहाँ पे एक सब्जेक्ट गायब कर देता हूं, मैं कहूंगा एवरेज जो चौथा नंबर है उसका एवरेज कितना आ रहा है, 5वां सब्जेक्ट का एवरेज कितना होगा। तो ऐसे मैं बता सकता हूं कि एवरेज आपका इतने नंबर का आ रहा है। समझ में आया। तो यही औसत यहां पढ़ना है, औसत रेट किसे कहते हैं, औसत रेंज किसे कहते हैं, यही चीजें हमें यहां पर देखना है। ठीक है, समझ में आया। तो औसत दर या वेग को किसे दिखाते हैं, RAV। किसे दिखाते हैं, RAV। किसे दिखाते हैं, RAV। तो पहले हमें कौन फार्मूला सुने, कौन इसका डिफिनेशन बताएगा। तो कैसे बोलेंगे, किसी निश्चित समय अंतराल। निश्चित समय अंतराल का मतलब आपने लिमिट में पढ़ाया गया था आपको। किसी निश्चित समय अंतराल मतलब डेल्टा टी। किसी, अच्छा लिख देता हूं, किसी निश्चित समय अंतराल। अब देखो जो नहीं लिखे हैं, जैसे सचिन ने नहीं लिखा है, सचिन को लिखने की जरूरत है। बाकी जो हैं, लक्ष्मी हो गई, उत्तम हो गए, ये नहीं लिखे हैं। बाकी जितने लोग हैं उन लोगों ने लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा है। तो क्या बोलोगे, किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी। निश्चित समय अंतराल को कैसे लिखेंगे, डेल्टा टी। ठीक है, पहले बताओ, किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी। डेल्टा टी में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, डेल्टा टी में अभिकारक, आगे वाला देखो भाई सेम टू सेम चीजें हैं। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, डेल्टा सी को ही औसत दर या वेग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, औसत दर या वेग कहते हैं। पहले तो आप कितने लोगों को ये बात समझ में आई, किसे कहते हैं, मतलब किसी निश्चित अंतराल में, देखो यहां लिखा हो ना, किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है, अपना
औसत दर या वेग कहलाता है। इसे किससे डिनोट करते हैं? RAV से प्रदर्शित करते हैं। अब बताओ इसको लिखेंगे कैसे? कैसे लिखोगे? तो RAV, अच्छा औसत जो हो सकता है अपना, औसत कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये तो मैथ की बात है। औसत कैसे हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? तो RAV बराबर में प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन में डेल्टा T। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस एक और वजह से लगाते हैं, अगर माइनस साइन अगर आपने लगाया तो ये अभिकारक के लिए लगाते हो। किसके लिए लगाते हो? अभिकारक के लिए लगाते हो। लेकिन अगर आपने प्लस साइन लगाया तो किसके लिए आप लगाते हो? उत्पाद के लिए निकालते हो। किसके निकालते हो? उत्पाद के लिए। अगर माइनस साइन लगाया तो किसके लिए लगाते हो? अभिकारक के लिए। अगर प्लस साइन लगाया तो किसके लिए लगाते हो? उत्पाद के लिए। ठीक है, तो किसी निश्चित समय अंतराल, बोलो किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा T में देखो, अगर इतनी बातें अगर आपने नोट करना चालू कर दिया शुरुआती चीजों को, बाकी सारी चीजें क्या है? सेम है। अभी आपने क्या पढ़ा था? एकांक समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अपक्रिया की दर या वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यहाँ पे क्या कहना है? यहाँ पे यही बोलना है, किसी निश्चित समय अंतराल में, क्या बोलना है? किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन ही औसत दर या वेग कहलाता है। बताओ कहां ज्यादा कठिन था? वही तो था ना, अपक्रिया की दर या वेग किसे कहते हैं? एकांक समय में। यहाँ पे क्या बोलना है? निश्चित समय बोल दो बस। लो, निश्चित समय अंतराल में। क्या बोलना है? किसी निश्चित समय अंतराल में। समझ में आया? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, RAV बराबर में डेल्टा C अपॉन में डेल्टा T। ठीक है, अच्छा डेल्टा C को आप कैसे लिख सकते हो? C2 माइनस का C1 अपॉन में T2 माइनस का T1। चाहे ऐसे भी लिख लो आप, प्लस माइनस अगला ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बता चुका हूं, C2 माने बड़ी वाली सांद्रता में छोटी वाली सांद्रता घटा दिए, बड़े वाले टाइम से छोटा वाला टाइम घटा दिए, एग्जैक्ट वैल्यू में पता चल जाएगी। चाहे लिखो चाहे ना लिखो, छोड़ो, जाने। नहीं आ रहा है तो हटा दो, कोई मतलब भी नहीं है इसका भी। हमें जब सवाल लगाएंगे तो सवाल में मजा आएगा आपको। अभी तो मजा नहीं आ रहा है, लेकिन जब सवाल लगाते हैं तब मजा आता है लोगों को, तब परेशानी का सामना होता है। अभी तो कैसे वैसे चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अभिकारक को हम लोग कैसे दिखाते हैं? माइनस साइन से, और उत्पाद को कैसे दिखाते हैं? प्लस साइन से। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारे शहजाद सर आ चुके हैं।